बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। मेरी टॉप स्टोरी ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के सिलसिले में कि एक जबरदस्त किस्म की साजिश पूरी प्लान की गई है और ये कतन खबर नहीं है, कतन अफवाह नहीं है। मैं मुकम्मल एविडेंस के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ और अगर मैं इसको ज्यादा वसी कर दूंगा इस बात को, तो मुझे उमर अता बंदयाल साहब से ज्यादा ये मुझे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ ये साजिश लग रही है और ये किस तरीके से प्लान की गई है। और इसका भांडा खुद काजी फायज ईसा साहब के नहायत करीब तरीन दोस्त, जो काजी फायज ईसा साहब के घर की स्टोरियां तक भी जानते हैं, जी हाँ, उन्होंने ये सारी डिस्क्लोज की है। और ना सिर्फ डिस्क्लोज किया, जज्बात फरते जज्बात में और भी बहुत कुछ बोल गए। उसी तरह जिस तरह कल मॉडल टाउन में ये बात हो गया था कि जी इस चीफ जस्टिस की मौजूदगी में इलेक्शन नहीं चाहिए ना, वो जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वजह यह है कि भाई फिर बड़े मामला सारे हो जाएंगे। तो मैंने उसकी डिटेल आपके साथ बताई और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपने वीलॉग को मिस नहीं करना। दीगर कुछ खबरें तो मैंने कहा उससे पहले बता दो जी। परवेज इलाई के घर के बाहर रेंजर्स आ गई। मैं खुद विटनेस हूं रात को इसका तकरीबन मैं 2-2.5 की बात, तो मुझे रेंजर्स उधर बाकायदा तैनात नजर आई जी। जारी बात है, रेंजर्स तैनात होने की वजह जारी परवेज इलाई साहब तो नहीं है ना, उनकी सिक्योरिटी तो नहीं है ना, क्योंकि खौफ ही इतना डर गया हुआ। वजीर आजम को खुद नहीं पता कि किसने ये हमला करवाया उनके घर पे। पुलिस 600 बंदे किसके ऑर्डर पे चली गई, वजीर आला को खुद नहीं पता, कहते मैं तो मक्के मदीने बैठा हूं, मुझे नहीं पता। तो जारी बात है, अपनी पंजाब पुलिस जब शुतर बेमुहार है, पता ही किसी को नहीं है, तो पंजाब पुलिस से बचाव के लिए उससे ताकतवर फोर्स चाहिए ना, तो वो दी है रेंजर। और रेंजर इज वर्किंग अंडर द फ्लैग ऑफ वजारत दाखिला, राना सनाउल्लाह साहब। तो वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी देने के लिए उधर भेजा और परवेज इलाई साहब को सिक्योरिटी नहीं देनी इन्होंने चौधरी शुजात हुसैन अपने इलाई को देनी है, जिसके घर में उनका एक वजीर बेटा भी शामिल है ना, तो ये उनको देने के लिए पहुंच गई। तो रात को जहां परवेज इलाई साहब के घर के बाहर रेल पेल थी, ट्रैफिक थी और अच्छे खासे लोग पूरे पाकिस्तान से उनको मिलने के लिए आ रहे थे, मैंने खुद उसको विटनेस किया। रात गए तक ये मुलाकातें जारी रही। साबिक एमएनए, साबिक मिनिस्टर, साबिक एमपीएस, ये तमाम के तमाम ना उधर मिलने के लिए आते। वहीं रेंजर्स ने उस इलाके की सिक्योरिटी को संभाल लिया था कि वो जख्मी हुए ना चौधरी सालिक साहब, इस वजह से। तो मुझे ऐसा लग रहा है पंजाब पुलिस से बचाने के लिए रेंजर्स को तैनात किया गया। मैं आपको बता दूं इससे पहले कि आप किसी और वीलॉग के अंदर समझें कि जी चौधरी परवेज इलाई की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स आ गई, तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। मैंने कहा मैं चीजें भी दुरुस्त कर दूंगी। दूसरा, कल एक और शोशा भी इलेक्शन कमीशन ने छोड़ा। इलेक्शन कमीशन भी पपीटी है, तो समझ मुझे नहीं आती कि वो क्या करते हैं। तो बहरहाल मैंने आपको कहा था ये हो नहीं पाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना यौम मजदूर पर, आज यौम मई पे ना रैली निकालने से उन्होंने मना किया और उन्होंने एक्सक्यूज दिया कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आपने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है, यौम मई पे आप रैली नहीं निकाल सकते और ना ही आपने मकामी हुकूमत से इस चीज़ की इजाज़त दी है। मकामी हुकूमत 90 दिन की ख़त्म हो गई, अब किससे इजाज़त लेनी है आइन की रूह से। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा और बड़ा ज़बरदस्त स्टांस आया जी पीटीआई की तरफ से, और कि लिबर्टी से नासिर बाग तक आप रैली नहीं निकाल सकते। और मैं आपको कहा था ये मना नहीं कर सकते यौम मजदूर पर रैली, जब वैसे पाकिस्तान में आम तातील है और शिकागो में भी तो रैली के अंदर ही हुआ था ना सब कुछ, तो ना ये पर नहीं मार सकते। और मैंने आपको 2 रोज कबल ये बात बता दी कि पर नहीं मार सकते जब ये ऐलान हुआ था। और इमरान खान साहब को जिस तरीके से, इमरान खान साहब के कारकुनों को जिस तरीके से कॉम्प्रेक्स करके रोका गया हुआ था ना हर रैली से, दफे 144 लगा लगा के मोहसिन नकवी साहब वो खुद उम्र पे, लेकिन इस बात में मैंने कहा था मौका भी और दस्तूर भी मेरा लफ्ज था, तो कोई नहीं रोक सकता। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन को कहें कि अपना काम करे, उसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, हमारी रैलियां रोकना नहीं है। और वो रैली पे पाबंदी कैसे लगा सकते हैं, नोटिस गैर कानूनी है और हम इलेक्शन कमीशन का पूरा जवाब देंगे। कल रैली मामूल के मुताबिक निकलेगी, जो मकामी इंतजामिया उनको उन्होंने कन्विंस कर दिया है, मजदूरों के हकूक के लिए बाहर निकलेंगे और कुछ चीज नहीं है। असद उमर ने बड़ा जबरदस्त बात बोली। असद उमर ने कहा कि पूरा निजाम लगता है अपनी अवाम से खौफजदा है। अल्लाह अकबर, ये बड़ा जुमला था। असद उमर कहते हैं लगता है पूरा निजाम अपनी अवाम से खौफजदा है कि अवाम बाहर आ जाएगी तो ये इनके लिए परेशानी का बायस बनेगी। तो बहरहाल मैंने कहा मैं आपको ये जरा चीजें दुरुस्त कर दूं। अब आ जाऊं मैं जरा उस साजिश वाली थ्योरी पे और फिर मैं आपको जरा, नहीं पहले मैं एएनपी की स्टोरी बताता हूं, फिर मैं आपको साजिश वाली चीज बताता हूं जी। एएनपी ने जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है और बाकायदा 3 मई को इसका ऐलान भी कर दिया गया और सबको दावतनामे जारी किए। सारी तहदीन बस एक ही है ना, सिर्फ इमरान खान, बाकी और कौन है, ऐसे ही है ना। तो सिर्फ एक तरफ पीटीआई और बाकी सारी जमातें, तो तमाम जमातों को और पीटीआई को भी दिया। तो पीटीआई ने कहा कि ओके एएनपी ने दावत दी है तो हम चले जाते हैं। तो असद कैसर पीटीआई के नुमाइंदे बनकर उधर जा रहे हैं। हाँ, जो इनके इत्तेहादी हैं, जो सिर्फ, हालांकि कभी एएनपी और जेयूआई की नहीं बनी, किधर वो
अब मैं जाऊंगा तो बहुत तफसील पड़ जाएगी। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान से मुझे डर लगता है और उनकी मौजूदगी में हम मुज़ाकरा नहीं कर सकते। इमरान खान साहब की जमात की मौजूदगी में किसी किस्म की मुज़ाकरात नहीं होंगे और ना हम उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठेंगे, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो उन्होंने बहरहाल कह दिया कि नहीं। हालांकि मैं हैरान हूँ कि सारी जमातें उधर होंगी और मौलाना फजल रहमान साहब नहीं होंगे। चलो बेहतर ही होगा, लेकिन बहरहाल हैरान होगी उन्होंने कौन सा स्टांस लिया है एज अ पीडीएम सदर कि जब उनके सदर की बाकी जो 12 जमातें वो उधर मौजूद होगी। लेट्स सी लेकिन क्या होता है। मैंने कहा आपको बता दूं कि मौलाना साहब को भी तो बहुत से डर है ना, बहुत रिजर्वेशन। ये सितंबर कईयों के लिए सितमगर होना है, कईयों के लिए सितमगर। मौलाना साहब के जज्बात खत्म हो रहे हैं ना। नया सदर के लिए उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि आरिफ अलवी साहब जाएंगे तो वो नए सदर बन जाएंगे। अभी बड़ी कुछ चीजें हैं बीच में, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े अरमान हैं। ये एक अहम तैनाती के लिए उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती के लिए उन्होंने हुकूमत ले ली, फिर एक अहम तैनाती के होते हुए इलेक्शन नहीं करवाने। ये बड़ा कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है जो मैं आपको साथ साथ गाय बगाए बताता जा रहा हूं। बात इतनी 2 + 2 4 नहीं है। अब आ जाऊं जी, चीफ जस्टिस के खिलाफ एक नई साजिश चल रही है और वो शुरू हो जाना है कल से। जी हाँ, 2 तारीख से ये ऑनवर्ड शुरू हो जाना है। बल्कि मैंने कहा कि मैं अगर बड़े पैराए पे बात करूंगा तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ ये साजिश है जी। साथ ही जजेस को बरगलाया जा रहा है ना, बाकायदा इंप्रेशन तो पड़ेगा जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका। आपने नाम सुना हुआ है अमानुल्लाह कनराई का? बड़ा सीनियर वकील है, एक जमाने में एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान भी थे और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। अच्छा और याद कराता हूं, रिकॉर्डिंग केस याद है आपको? इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के पास आया था। जी हाँ, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक साइन हुआ था, हमने साइन किया था। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने के पास एक शख्स दरखास्त लेके आया था कि ये तो बलूचिस्तान के सोना और तांबा वगैरह निकालना था ना, तो पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर जुर्माना हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करने की वजह से। जी हाँ, वो जो साहब दरखास्त लेके गए थे ना रिकॉर्डिंग के खिलाफ, और जाहिर बात है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बलूचिस्तान से थे, तो उन्होंने बात इतनी दर्द वाली अमानुल्लाह कनराई ने की थी, वो भी बलूचिस्तान से थे। तो ये वही साहब है जो दरखास्त लेके गए थे। तो पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर और यानी अरबों रुपए का चूना लगाने में ये साहब बहुत ज्यादा मशहूर है। तो अमानुल्लाह कनराई साहब ना एक फंक्शन से, वकला कन्वेंशन था, उससे खिताब कर रहे थे। उन्होंने सारी चाजिम्बत बोल दी जी। और हाँ, अमानुल्लाह कनराई जस्टिस काजी फाइज ईसा के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं। जी हाँ, उनकी अगर ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू सारी सुनी जाए ना तो वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के बड़े बड़े किस्से सुना देते हैं उनकी मोहब्बत में ना। और इस पे भी आवे आवे आए नया चीफ जस्टिस आ गया तो वो काजी फाइज ईसा साहब के नारे भी लगा रहे थे। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा क्लोज है और ये किसी को इस पे कोई शक नहीं है। आप जितनी भी वकला तंजीमें ना, स्पेशली इस्लामाबाद की, और जितने भी कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो सब इस बात को जानते हैं कि अमानुल्लाह कनराई जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के मुंह से कोई चीजें निकलवानी तो अमानुल्लाह कनराई निकलवा सकते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की दिल की बातें अमानुल्लाह कनराई जानते हैं, यानी सॉरी, इस हद तक वो क्लोज है जी। उन्होंने कहा है कि एक डील हुई है बकौल अमानुल्लाह कनराई, फाजिल जजिस जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब की इमरान खान से एक डील हुई है कि इमरान खान साहब आप कानून साजी करेंगे, हम आपकी हुकूमत लेके आएंगे, हमारी मदद से आपकी हुकूमत आएगी, आप 2/3 मेजोरिटी लेके आएंगे और उसके बाद आप कानून साजी करेंगे जिसके तहत जो चीफ जस्टिस का ओहदा है ना उसकी मुद्दत 2 से 3 साल हो जाएगी, मजीद बढ़ा दी जाएगी। ठीक है जी। मतलब अब अगर जजेस, पहले तो अभी इस वक्त तो जजेस की उम्र के हिसाब से होता है ना, यानी कोई 4-4 साल भी रहा है, कोई 3 साल भी रहा है और कोई 26 दिन भी रहा है। 26 जवाद ख्वाजा साहब वो 26 दिन भी रहे थे ना, तो कुछ इस तरह का भी था। उन्होंने कहा जी हम आपको लाएंगे तो बकौल अमानुल्लाह कनराई कि आपको रिटर्न, जब हम आपको ले आएंगे हुकूमत पे इमरान खान साहब, तो आपको रिटर्न फेवर हमें करनी है। किस तरीके से कि आपको एक्सटेंशन दे देनी है जी, 3 साल कर देना है। यानी मतलब इनका यह है कि चीफ जस्टिस का इमरान खान के साथ उमर अता बंदयाल साहब का यह प्लान हुआ है कि 2025 तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रहेंगे, 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी ना। और इस 2025 तक मतलब इसी दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का दौर खत्म हो चुका होगा, वो रिटायर हो चुके होंगे ना जी। वो 2024 में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने रिटायर होना ना, वो रिटायर हो चुके होंगे 2024 तक। अच्छा, यहां तक समझ आ गई। यही नहीं, क्योंकि 3 जजेस हैं तो बकौल इनकी सिर्फ स्टोरी सुन लें हम। फिर जब जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर हो चुके होंगे तो फिर नया जो सीनियर होगा वो होगा जस्टिस इजाजुल हसन साहब। उमर अता बंदयाल साहब के बाद जस्टिस इजाजुल हसन साहब हो जाएंगे और वो होंगे 2028 के बाद। ठीक है, 3 साल की उनको मिल जाएगी मदद। अच्छा जी, फिर यही नहीं, और जब वो उनका टेन्योर होगा तो उस दौरान जो तीसरी बड़ी मुखालिफ आवाज है उमर अता बंदयाल साहब की, वो है मंसूर अली शाह साहब।
तो वो रिटायर हो चुके होंगे बीच में, तो फिर कौन सी इंडियन पोस्ट होगा? वो होगा जस्टिस मुनीब अख्तर। ठीक है, तो ये डील है उनके मुताबिक, ये सारी पूरी साजिश है जी। ये इमरान खान साहब ने प्लान तरतीब दिया हुआ है, इमरान खान साहब के साथ मिलकर ही मॉडल टॉल में भी हमने सुना था, मगर इसकी डिटेल अमानुल्लाह कनराई साहब ने बताई। तो जितना, क्या बोलूं मैं, अच्छा, जितना इनको करीब तस्वुर किया जाता है काजी फायज ईसा साहब के, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इन जुमलों से सारी बात है जजिस की जहन साजी नहीं हो रही होगी ना, सहनसाजी हो रही होगी। हाँ, इनको ये गुमान है कि उधर 8 है तो उधर 7 है, तो मैं आपको बता दूं ये भी नहीं है, ये 8-7 की भी रेशो नहीं है। अगर 7 जजेस इधर होते ना तो वो बाकी पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद होते जस्टिस काजी फायज साहब के साथ। ठीक है, दावतनामा सबको मिला था, तो ये गलतफहमी भी निकल जाएगी। तो बहरहाल ये प्लान है और ये बताया गया, ये स्टोरी उन्होंने अमानुल्लाह कुमराई साहब ने, वकीलों के सामने पंजे उठा के उन्होंने जो कहा, एड़ियां सर उठा के, तो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस की मौजूदगी में इंतखाब जो है वो खतरनाक है, उमर अता बंदियाल साहब की मौजूदगी में। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊं, कैसे ये स्टोरी हो सकती है? अदालत ने तो सिर्फ 14 मई की तारीख दी थी पंजाब में इलेक्शन के बाद। अदालत ने कहीं कहा है पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करा दें? ऐसी तो कोई बात ही नहीं बोली, मगर इनके मुंह से जो निकल रहा है वो मैं क्या कह सकता हूँ। तो बहरहाल ये बिल्कुल एक फेक थ्योरी है और एक साजिशी थ्योरी है, और मैंने आपको बताया रेकॉर्डिंग में इनकी वजह से तो नुकसान हुआ, शायद कोई और नुकसान हो जाए। ये अदलिया को इस तरह के लोग हैं जो तकसीम और जहन साजी करते हैं। पता नहीं, उमर अता बंदियाल साहब के बहुत अच्छे से पता है कि मैं 15 सितंबर को रिटायर हो रहा हूँ, पता नहीं, खैर ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा मैं आपको इन तमाम स्टोरी से आगाह कर दूं कि ये इस वक्त चल रहा है। आज का यौम मजदूर का दिन है, जो मजदूर होंगे डेफिनेटली आज वो काम पर होंगे, और जो दिन मनाएंगे वो छुट्टी करेंगे। फीडबैक से मतलब दुआ कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।